Committee of the Pakistan Bar Council, and Mr. Riazat Ali Sahar, who is sitting to my right, has been elected as the Vice Chairman, Pakistan Bar Council from Sindh and unopposed. And Mr. Farooq H. Naik, he has been elected as Chairman, Executive Committee of the Pakistan Bar Council. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम दोस्तों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप दोस्तों ने मुझे इस मनसब पे इलेक्ट किया है। बड़ी मेहरबानी आप दोस्तों की, और इस मनसब की जितनी जिम्मेवारियाँ हैं इंशाअल्लाह ताला हम इस पे पूरा उतरेंगे, इस मयार पे उतरेंगे। हमारा सबसे जो पहला है एजेंडा वो है लीगल फर्टिलिटी। उसको हम सबसे पहले अवलियत जो है ना उसको देंगे। दैन लीगल फर्टिलिटी जो है वो पार्ट एंड पार्सल है जुडिशरी की। जुडिशरी एक इदारा है, उसके हम जो है ना सेफ गार्ड हैं, उनकी प्रोटेक्शन ये हमारा जो है अव्वलीन जो है मनसब है। हमें बड़ी तकलीफ़ होती है इस पॉइंट पे, इस बात पे कि जब किसी सिटिंग जज को क्रिटिसाइज़ किया जाता है पर्सनली। हम कहते हैं कि नो डाउट कि जजमेंट्स जो हैं वो क्रिटिसाइज़ भी हो सकती हैं, वो डिस्कस भी हो सकती हैं। जजेस नहीं होने चाहिए। हर जज का अपना विजडम होता है और अपने विजडम के हिसाब से वो जजमेंट्स आती हैं। तो सबसे पहली मेरी गुजारिश ये होगी कि भाई आप मेहरबानी करके जजेस को पर्सनली क्रिटिसाइज ना करें। उनका अपना विजडम है, उनकी जो जजमेंट्स वगैरह हैं। देन डेमोक्रेसी, उसके लिए हम जो जजमेंट आई हुई है सुप्रीम कोर्ट की, उस मुताबिक 8 फरवरी को हद्दुल मुमकिन जो है ना हमारी यही है कोशिश, इसमें किसी किस्म का कोई वहाम नहीं होना चाहिए। ये हर हाल में होनी चाहिए इलेक्शन। ये डेमोक्रेसी का जो है ना वो एक ब्यूटी है डेमोक्रेसी की, तो हर हाल में ये भी होनी चाहिए। हम एक दूसरा हमारा यही है। दैन बाकी हमारी जुडिशरी, लीगल फर्टिलिटी, इसके अलावा हमारा हम सारे प्रोफेशनल लॉयर्स हैं। हम विद इन प्रोफेशन जो है ना वो करेंगे, हमारा जितना भी होगा काम उस हिसाब से। बाकी जो है हमारे चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं, मज़ीद वो बताएंगे कि ज़्यादा जो है ना वो आपको गाइड करेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा अपने तमाम दोस्तों का जिन्होंने मुझे आज इलेक्ट किया एज चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ पाकिस्तान बार काउंसिल। आपको जैसे इल्म है कि पाकिस्तान बार काउंसिल इज़ द रेगुलेटरी बॉडी, हाईएस्ट रेगुलेटरी बॉडी ऑफ लॉयर्स। तो इसलिए हमारे ऊपर ये बहुत ज़्यादा बोझ आता है कि हम लीगल फ्रेटर्निटी जो है, हमारे वकला भाई जो है, उनकी क्या कहते हैं फ़ायदे के लिए, उनके क्या कहते हैं नुकसानात को मद्देनज़र रखते हुए ऐसे इक़दाम उठाएं जिससे कि लीगल फ्रेटर्निटी जो है उसको फ़ायदा हो। अगर लीगल फ्रेटर्निटी के साथ साथ ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, एक जो कॉमन लिटिगेंट है उसकी जो मुश्किलात हैं हमको सामने रखनी है। जब तक कि एक कॉमन लिटिगेंट को एक चीफ जस्टिस या जस्टिस एट डोर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो फुलफ़िल नहीं होगा, तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के अंदर आप ये नहीं कह सकते कि इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ लाने के लिए रूल ऑफ ऑर्डर भी ज़रूरी है। रूल ऑफ ऑर्डर लाने के लिए आपने एक कॉमन सिटीज़न है जो कि अदालत के अंदर आता है, अपने मुश्किलात को लाकर अपने मसाइल को लाके उनका जल्द से जल्द हल होना चाहिए। इसके लिए मैं समझता हूँ पाकिस्तान बार काउंसिल अलॉन्ग विद द जुडिशरी जो है उनके साथ मिलकर काम करना बड़ा ज़रूरी है। जजिस के ऊपर भी जैसे कि वकला के ऊपर एक बोझ है, वकला का एक फ़र्ज़ है कि वो कॉमन लिटिगेंट को हेल्प करे ताकि उसको गोल में लेके कहते हैं। इसी तरह मैं समझता हूँ जजिस का भी ऊपर एक बोझ है कि वो एक कॉमन लिटिगेंट का ख्याल करे। और ये जो मुकदमात हैं, जो फ्रिवलेस लिटिगेशन है, इसको ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। फ्रिवलेस लिटिगेशन जब ही ख़त्म होगी कि जब जज साहिबान एक सख्त कदम उठाएंगे कि जिससे कि एक मैसेज जाए कि आपने कोई मुकदमा करना है तो जब तक क्या कहते हैं उसके अंदर जान नहीं आप मत आए। इसके लिए मैं समझता हूँ कि उनको कॉस्ट इम्पोज करनी बड़ी ज़रूरी है।
क्योंकि बेअंदाजा इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में केसेस पेंडिंग है। हुआ ये, वजह क्या है पेंडिंग होने की? वजह ये है कि हाई कोर्ट के अंदर जो जजेस हैं वो तो बढ़ गए हैं, तमाम चारों सूबों के अंदर भी और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के अंदर भी जो हाई कोर्ट है, जजेस की तादाद बढ़ गई है। क्योंकि सूबों के अंदर या इस्लामाबाद हाई कोर्ट टेरिटरी के अंदर जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए कोई कानून की ज़रूरत नहीं है, खाली एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की ज़रूरत है जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ इशू करती है। मगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस बढ़ाने के लिए देयर इज एन एक्ट, उस एक्ट के अंदर तब्दीली बड़ी ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट के वही 17 जजेस हैं जो कि बेअंदाज़ा सालों से चले आ रहे हैं, मगर अब हाई कोर्ट के अंदर देखें, नंबर ऑफ जजेस हैव इंक्रीज ट्रिमेंडसली। इसकी वजह से लिटिगेशन जो है, हाई कोर्ट की लिटिगेशन के जो फैसले हैं वो ज़्यादा हो गए हैं क्योंकि जजेस ज़्यादा हैं। जब वो फैसले ज़्यादा हो गए हैं, वही फैसले सुप्रीम कोर्ट में आ गए हैं। जब फैसले ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट में आ जाते हैं तो जजेस तो वही 17 हैं, तो वो कोप अप नहीं कर रहे। वो क्या कहते हैं, इनके लिए एक प्रॉब्लम हो रहा है, डिस्पोजल वो बेअंदाजा कर रहे हैं, मगर लिटिगेशन बढ़ती चली जा रही है। अब या तो ये फ्रिवलेस लिटिगेशन को रोका जाए या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इंक्रीज किया जाए। मैं समझता हूँ कि जब तक के इंक्रीज नहीं हो सकती थ्रू एन एक्ट, आइन इजाज़त देता है एडहॉक जजेस बनाने के लिए। कई बड़े अच्छे जजेस हैं जो रिटायर हो चुके हुए हैं। मैं चीफ जस्टिस साहब से इस्तदा करूँगा कि अभी जो कुछ वेकेंट हो गई हैं पोजीशंस, उनको फुलफिल करने के बाद एडहॉक जजेस ने जो कि रिटायर हो गए हैं, ताकि उनका वो काम जो पेंडेंसी है वो कम हो। जब तक के जजेस इंक्रीज नहीं होंगे, मैं समझता हूँ पेंडेंसी ख़त्म नहीं होगी। और दूसरा, ये जो एक रवीज चल पड़ी है कि सियासी मुकदमों को तरजीह दी जाती है और दूसरों मुकदमों को नहीं दी जाती, ये भी गलत है। दूसरे मुकदमा भी इतने इम्पोर्टेंट हैं, उनको भी साथ साथ देखना चाहिए ताकि वो मुकदमा भी ख़त्म हो। जब तक ये बात नहीं होगी, मैं समझता हूँ कि एक जो अवाम है, जो कॉमन मैन है, वो कभी भी जुडिशरी से खुश नहीं होगा। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम कोशिश करेंगे पूरी बार काउंसिल को साथ लेके और अपने साथियों को देखें कि इस मुल्क के अंदर सही रूल ऑफ लॉ आ जाए। थैंक यू बहुत बहुत। और कोई मतीउल्लाह जान साहब, आपने आज अच्छा आज कोई बड़ा लंबा चौड़ा अलामिया भी चल रहा था कि 1 चैनल 1 पर्सन और पता नहीं क्या क्या टीवी पे भी देख रहे थे। क्लैरिफिकेशन हो गई है कोई। अच्छा, वो आसम भून साहब ने कहा है तो मेरे जहन में एक सवाल आ गया, तो नाइक साहब आपसे कर लूँ। जी ज़रूर क्योंकि आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बड़ा पुराना ताल्लुक है। अब आप एक स्टैट्यूटरी बॉडी की एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन भी हो गए हैं, तो एक तरफ आपकी सियासी जमात है, दूसरी तरफ आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी की जिम्मेदारियाँ हैं, तो आप तरजीह किसकी पॉलिसियों को देंगे? देखिए जी, एज अ जो सियासी जमात होती है उसके अपने मकासद होते हैं। जो स्टैट्यूटरी जमात है पाकिस्तान बार काउंसिल, उसके अपने मकासद हैं। तो अगर इन मकासद को अगर आप सियासी मकासद के साथ मिलाएंगे तो मैं समझता हूँ काम नहीं बनेगा। इधर हम बैठ के सियासत नहीं करेंगे, हमको चाहिए वकला की बेहतरी और जुडिशरी की बेहतरी और लॉ की बेहतरी की बात करें, सियासत ना करेंगे। इसी से जुड़ा एक सवाल है, क्योंकि आपकी पार्टी आज़ादी राय के ऊपर बहुत स्टैंड लेती रही है, बेनज़ीर भुट्टो भी लेती रही है। आपकी पाकिस्तान बार काउंसिल ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतालबा किया कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो सोशल मीडिया पे चीफ जस्टिस काजी फाइसा के बल्ले वाले फैसले के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। क्या बात? सवाल गलत है आपका। हमने ये कहा था, एक सवाल सुन लें सर। अभी जो नौ मुत्तक़िब बॉडी है, इसका मौक़िफ़ क्या है? आप लोग चाहते हैं कि कार्रवाई हो या आपके कहने की ज़रूरत नहीं है, कानून मौजूद है, अदालतें मौजूद हैं, आप असरअंदाज होना चाह रहे हैं या आपके कोई अपने मफादात हैं बार काउंसिल के, वो क्या है? बात यह है हुजूर, क्या कहते हैं, जहाँ तक गालियों का ताल्लुक है, अगर मेरा बेटा भी मेरे किसी शख्स को गालियों से बात करेगा तो मैं उसको भी तंबी करूँगा। इसी तरह मीडिया की आज़ादी हमें बहुत अजीज़ है, मगर उसके साथ साथ ये बड़ा ज़रूरी है कि हर काम जो है कानून के दायरे के अंदर और एक मोरालिटी के दायरे के अंदर की जाए। आपका हक है क्रिटिसाइज करना, मगर किसी का हक नहीं है किसी को गाली देने का। और कोई गाली देगा तो फिर कानून अगर हरकत में आएगा तो उसको क्या कहते हैं फेस करना पड़ेगा। मैं इसको मजीद क्लियर करूं, जो मैंने अभी बात कही थी वो यही कही थी, जो सिटिंग जज साहब बैठे हैं, जो जजमेंट दे रहे हैं, जो फैसला दे रहे हैं,
آپ بلا شک اس فیصلے کو ڈسکس کریں, اس کو کرٹیسائز کریں, لیکن کسی جج کے اوپر پرسنلی جو سٹنگ وہ ججمنٹ دے رہے ہیں ان کو آپ کرٹیسائز برائے کرم نہیں کریں, کیونکہ وہ ان کا اپنا وزڈم ہے جس حساب سے وہ وزڈم اور اکارڈنگ ٹو لا دے رہے ہیں, تو ان کو کرٹیسائز نہیں کریں. یہی میرا موقف تھا. میں اپنے وائس چیئرمین صاحب اور چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی صاحب کی اجازت سے یہاں بیٹھے ہوئے ایک عرض کروں گا. گزارش یہ ہے کہ ہم جو آزادی ہے, تنقید کی آزادی, اس پہ ہمیشہ ہم کھڑے رہے ہیں, آئین کی پاسداری, قانون کی بالادستی. لیکن بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ یہ کہا ہے کہ آپ موب اکٹھا کر کے ایک پاپولر ویو کے ذریعے قانون اور آئین کے خلاف فیصلہ دیں یا لیں تو ہم اس کو اپروو نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر پھر ججز کو ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے لیے اور کام کرنا چاہیے, نہ کہ انہیں جج شپ کرنی چاہیے. ان کو پاپولر ویو پہ نہیں فیصلے دینے چاہیے, سیاسی فیصلے نہیں دینے چاہیے, آئین اور قانون کے مطابق فیصلے. جو حالت اچھا, اس پر ایک سوال ہے, یہ فیصلے سے جڑا ہے. آپ نے بات کی کہ ملک میں شفاف انتخابات آپ چاہتے ہیں 8 فروری کو, اور یہ ہونے چاہیے, آپ اس تاریخ کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن کیا وہ شفاف انتخابات ایک بڑی سیاسی جماعت کو اس کا سمبل چھین کر باہر کرنے کے بعد اب ممکن رہے ہیں؟ کیا اب وہ انتخابات شفاف کہلائیں گے جو 8 فروری کو ہوں گے, اگر ہوں گے تو؟ سر دیکھیں, 2 باتیں آپ نے لفظ استعمال کیے چھین کر. میں سمجھتا ہوں سمپل چھینا نہیں گیا. سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے. سپریم کورٹ کے ججز کی جو وزڈم ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ دیا ہے, اور جب قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ آتا ہے وہ عوام جو ہے, ہر جو شخص جو ہے اس پسند نہیں کرتا, مگر جو پبلک جسٹس ہوتی ہے اس کو سب لوگ پسند کرتے ہیں. اب ہم کو یہ فیصلہ کرنا ہے کیا ہم کو لیگل جسٹس چاہیے یا پبلک جسٹس چاہیے. لیگل جسٹس کے اندر نقصانات ہوتے ہیں مگر وہ شارٹ ٹرمز ہوتے ہیں. پبلک جسٹس کے اندر فائدے ہوتے ہیں مگر وہ شارٹ ٹرم ہوتے ہیں. اب یہ وقت آ گیا ہے عوام کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں شارٹ ٹرم جسٹس چاہیے یا لانگ ٹرم جسٹس چاہیے. پرانے وقت کے اندر بھی لا آف نیسیسٹی کو سامنے رکھتے ہوئے شارٹ ٹرم فائدہ کے لیے گئے, سپریم کورٹ گیا, اور اس کے جو نقصانات ہیں آج بھی ہم فیل کر رہے ہیں اس لا آف نیسیسٹی کی وجہ سے. ملٹری ڈکٹیٹرز کو آپ نے کیا کہتے ہیں اجازت دے دی حکومت کرنے کے لیے. مارشل لا کو آپ نے ویلڈ کر دیا لا آف نیسیسٹی کے نیچے. کیا ہم وہی وقت چاہتے ہیں؟ نہیں. اگر اس فیصلے کے اندر کوئی قباحت ہے, اور اب تو کیا کہتے ہیں ریویو فائل کر سکتے ہیں, اپیل فائل کر سکتے ہیں, بڑی بینچ کے پاس جا سکتا ہے. ان کو جن کے خلاف فیصلہ آیا وہ بھی اپنے سوچیں ان سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں, کیا کوتاہیاں ہوئی ہیں. خالی کرٹیسائز کرنے سے فائدہ نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو فیصلہ ہے یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے ایک مشعل راہ ہے. آگے جا کر کوئی بھی ایسا فیک یا فالس الیکشنز نہیں کرائے گا, کیونکہ جیسے ایک شخص نے کہا کہ کون کھڑا ہو سکتا ہے نواز شریف کے خلاف, کون کھڑا ہو سکتا ہے زرداری صاحب کے خلاف, کون کھڑا ہو سکتا ہے فضل الرحمان کے خلاف, کون کھڑا ہو سکتا ہے کیا کہتے ہیں اسفندیار ولی خان کے خلاف ان دا پارٹی الیکشنز. تو اب یہ وقت آ گیا ہے. میں سمجھتا ہوں ہر 4 یا 5 سال میں الیکشن ایکٹ آف 2017 کے نیچے الیکشنز کرانے ضروری ہیں. اب جو بھی پارٹی الیکشن کرائے گی وہ سوچ سمجھ کر کرائے گی, کیونکہ جمہوریت پہلے پارٹی کے اندر آئے گی پھر وہ عوام کو جمہوریت دیں گے. خالی یہ نہیں ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو. اب وقت آ گیا ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کو حساب دینا پڑے گا اپنے الیکشنز کا. کمرے کے اندر بیٹھ کے الیکشنز نہیں ہوں گے. آئی تھنک یہ بہت اچھا فیصلہ ہے. ابھی کڑوا لگ رہا ہے مگر یہ آپ کو یہ میٹھا لگے گا, انشاءاللہ دیکھیں گے ایک وقت آئے گا. تھینک یو. چیئرمین صاحب کی ایک انٹرسٹنگ آپ کے لیے ایک حقائق میں سے آپ کو یاد ہوگا, مجھے بتایا میرے کولیگز نے, بہت بڑی کمیٹی بنی تھی الیکشن ایکٹ 2017 کے لیے, 102 میٹنگز ہوئی. یہ پروویژن 215 جو ہے یہ پی ٹی آئی کے اصرار پہ اسے ری ڈرافٹ کیا گیا تھا, اور انہوں نے کہا کہ پارٹی الیکشنز کے اوپر ڈائریکٹ نگرانی ہونی چاہیے, الیکشن کمیشن کا اختیار ہونا چاہیے تاکہ موک الیکشن. اس وقت چیف الیکشن کمشنر ان کے ساتھ تھے,
आजकल वो नून लीग के साथ है। इसलिए ये हकीकत है, ये जो अरुण साहब ने 2 दिन पहले सीनियर जजेस की सुप्रीम कोर्ट में जो अपॉइंटमेंट, उस हवाले से वकार सेठ साहब की पिटीशन फिक्स होने का मुतालबा किया है। आप भी समझते हैं कि वो केस लगना चाहिए और जो आउट ऑफ टर्न जजेस सुप्रीम कोर्ट में आए हैं उनको वापस हाई कोर्ट में भेजना चाहिए? देखें, ये है सुप्रीम कोर्ट का इस वक्त अपना मसला, क्यों जजेस काम कर रहे हैं, काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं। ये चीफ जस्टिस साहब को फैसला करना पड़ेगा। क्या ठीक है, हम बिलीव करते हैं सीनियरिटी के ऊपर, बिल्कुल बिलीव करते हैं सीनियरिटी के ऊपर, क्योंकि अगर शख्स जो कोई नौकरी कर रहा होता है या कोई जज होता है, ईमानदारी से काम कर रहा होता है, हार्ड वर्किंग होता है, तो उसकी ख्वाहिश होती है कि उसको प्रमोशन मिले, एलिवेशन मिले। अब ये मैं समझता हूँ क्या कहते हैं, कोई ऐसा रूल नहीं है, एक ट्रेडिशन थी, एक कस्टम था, एक प्रेसिडेंट था जिस पर चल रहा है। अब ये मैं समझता हूँ चीफ जस्टिस साहब और उनकी कमेटी डिसाइड करे कि क्या वो जजेस जो कि ऑन द बेसिस ये कह कर के दे आर बेटर देन द वन जिनको उन्होंने सुपरसीड किया है, क्या वो सही है या गलत है, ये फैसला मैं समझता हूँ चीफ जस्टिस साहब पर छोड़ दिया जाए। इसको बढ़ाते हुए कि जो जुडिशल कमीशन से रूल्स हैं वो स्टिल पेंडिंग में है। हम ये भी इल्तजा करेंगे हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब से और जुडिशल कमीशन से कि वो रूल्स फ्रेम हो जाए, फिल 4 हो जाए, फाइनलाइज हो जाए और बाय तकमील पे पहुंच जाए, उसके लिहाज पे उनके मुताबिक जो है ना वो बाकी एलिवेशन जो है होनी चाहिए। राजा साहब, आप जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के खिलाफ कैंपेन चलाते रहे हैं, अहमद अली शेख जस्टिस साहब के खिलाफ, उन पे करप्शन के इल्जाम लगाते रहे, आज आप उन इल्जाम पे आपको अफसोस है, आप माफी मांगेंगे? नहीं जी, नहीं, बिल्कुल मैं आज भी उस बात पे कायम हूँ कि वो जो अगर चीफ जस्टिस इसके अहल होते तो वो सुप्रीम कोर्ट आ जाते।